साल था 1707 और जगह थी दिल्ली। जब एक 80 साल के बूढ़े बादशाह की आंख बंद हुई तो दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत की कब्र भी खुद गई। लेकिन यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। अगले 150 सालों में यह साम्राज्य धीरे धीरे पतन की कगार पर चला गया। एक भाई ने दूसरे भाई को मारा, एक डांसर ने बादशाह को बर्बाद कर दिया और आखिर में एक कठपुतली राजा को निर्वासन दिया गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे औरंगजेब की मौत के बाद 332 साल का शानदार मुगल साम्राज्य बस एक नाम भर का रह गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि चेतावनियां भी होती हैं। क्या आपको पता है कि औरंगजेब, जिसने अपने भाइयों को रास्ते से हटाकर कभी गद्दी को हासिल किया था, उसने अपने आखिरी वक्त में किसी वारिस का ऐलान ही नहीं किया था। औरंगजेब ने अपने किसी भी बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम लोग साम्राज्य को आपस में बांट लो। अब सोच कर देखो, क्या कभी भाइयों ने खुशी से कुछ बांटा है? कभी नहीं। औरंगजेब की मौत के बाद एक बार फिर से भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठाई। दरबार साजिशों का अड्डा बन गया और दिल्ली धीरे धीरे अपने ही साये में सिमटने लगी। कभी जिस ताज के सामने पूरी दुनिया झुकती थी, वो ताज अब लड़खड़ाने लगा था। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर औरंगजेब की मौत के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य बिखर गया? कौन सी गलतियां, कौन सी साजिशें और कौन से फैसले इस विशाल सल्तनत को एक नाम भर बना गए? आज मैं आपको बताऊंगा कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल बादशाहत का क्या हुआ, कैसे 150 सालों के अंदर मुगल बादशाहत एक छोटी सी जागीर से भी छोटी सल्तनत में बदल गई। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। औरंगजेब की गद्दी के लिए 20 जून 1707 को जाजऊ के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जो मुगलों की ताकत को हमेशा के लिए बदल कर चला गया। 2 भाई, 2 सेनाएं और एक तख्त। बड़ा भाई मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम बना, उसके पास 1,70,000 घुड़सवार सेना थी और 1,95,000 पैदल सेना थी। साथ ही थी सिखों की खालसा सेना भी। और उसके छोटे भाई आजम शाह के पास 90,000 घुड़सवार थे और 40,000 की पैदल सेना थी। इस लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ? 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। आजम शाह अपने 3 बेटों के साथ मारा गया। लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी दोस्तों, यह था मुगल सत्ता की नींव का हिलना। खैर, जाजऊ में अपने सबसे बड़े कंटेंडर को खत्म करने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने रुख किया दक्कन की ओर। यहाँ पर काम बख्श ने बीजापुर में अपना छोटा सा राज्य बना लिया था। साल 1709 में बहादुर शाह की सेना ने काम बख्श की सेना को भी हरा दिया। काम बख्श इस जंग में घायल हुए और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। इस तरह उत्तराधिकार की इस लड़ाई में मुगल राजकुमारों की तो जान गई ही, साथ ही मुगल सेना के सबसे एक्सपीरियंस्ड कमांडर और सैनिकों का भी अंत हुआ। इस लड़ाई से शाही खजाना भी लगभग खाली हो गया। लेकिन एक बात इस जंग से क्लियर हो गई कि मुगल बादशाहों में अब वो बात नहीं रही। सिंहासन कमजोर और अनस्टेबल हो गया था। सरदारों को एक क्लियर मैसेज गया कि कमजोर बादशाहों का फायदा उठाकर वो किसी को भी सपोर्ट करके उसे बादशाह बना सकते हैं। इस तरह पहली बार मुगलों में एक दौर शुरू हुआ किंग मेकर वाला, यानी वो लोग जिनके पास इतनी ताकत हो गई कि वो तय करने लगे कि असल में राजा कौन बनेगा। बहादुर शाह प्रथम जब बादशाह बने तो उन्होंने इस अनस्टेबिलिटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका टाइम पीरियड बहुत छोटा था। साल 1712 में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी गुटबाजी के बीच में सिंहासन पर बैठते हैं जहांदार शाह। 1712 से 1713 के दौरान इन्होंने मुगल गद्दी को सिर्फ शर्मसार किया। जहांदार शाह लाल कुंवर नाम की एक डांसर पर फिदा थे और इस कदर फिदा थे कि उसे उन्होंने इम्तियाज महल का पद और शाही झंडे को फहराने का अधिकार दे दिया। ये लाल कुंवर के पीछे इस हद तक पागल थे कि अक्सर पब्लिकली ये लाल कुंवर के साथ बिना कपड़ों के पाए जाते थे। जहांदार शाह के दरबार में हर रात सम्राट के साथियों के साथ बहुत ही चीप सिंगर्स महल में इकट्ठा होते थे। जब ये लोग नशे में धुत हो जाते थे तो अपने ही सम्राट को लात घूंसों से मारकर नशे में चिल्लाते थे। जहांदार शाह ने लाल कुंवर के करीबी लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दिए। नतीजा ये हुआ कि 1 साल बाद ही इनके भतीजे फर्रुखसियार ने सत्ता को पलट दिया और जहांदार शाह को इन्होंने मार डाला। लेकिन दोस्तों, जो फर्रुखसियार थे वो अपने दम पर सत्ता में नहीं आए थे। इन्हें सत्ता में लाने का काम किया था सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु असल में बारहा के सैयद पंजाबी मुस्लिम थे। ये लोग पंजाब से आए 2 भाई थे। इनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई राज्य नहीं था।
लेकिन इनके पास एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज थी, पॉलिटिकल होशियारी। 1713 से 1720 तक ये दोनों करीब करीब भारत के असली बादशाह थे, बस गद्दी पर नहीं थे। पहले उन्होंने एक कठपुतली बादशाह चुना, फर्रुख सियार। जब उसने इनके खिलाफ सिर उठाया तो इन्होंने क्या किया, उसे अंधा कर दिया और फिर मार डाला। एक बार नहीं, कुल 4 बादशाहों को ये लोग सत्ता पर बिठाते और हटाते रहे, बस पर्दे के पीछे से काम करते रहे। और फिर इन्होंने एक ऐसा बादशाह चुना जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए हंसी के साथ लिया जाएगा। इनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह इतने ज़्यादा रंगीन मिजाजी थे कि इनको आप मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि रंगीला दरबार में घंटों नाचते थे, इनको राजपाट से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता था। हालांकि लिटरेचर और संस्कृति के विकास में इनका बहुत योगदान माना जाता है। उर्दू के विकास का क्रेडिट इन्हीं रंगीला को दिया जाता है। लेकिन बादशाह बनकर रंगीला ने मुगल सत्ता की नैया को डुबा दिया। उधर दूसरी तरफ सैयद बंधुओं की दखल इस दौर में बढ़ती जा रही थी, जो खुद मोहम्मद शाह रंगीला को भी पसंद नहीं आ रहा था। यही वजह है कि 9 अक्टूबर 1720 को आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में एक साजिश के तहत हुसैन अली खान की हत्या एक पठान सैनिक सैयद नवाब सिंह द्वारा करा दी गई। इसके बाद उनके जो दूसरे भाई थे अब्दुल्ला खान, उनको बंदी बना लिया गया और धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म कर दिया। ये दोस्तों मुगल सत्ता के केंद्र को बचाने की आखिरी कोशिश तो थी, लेकिन इस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। 1722 में रंगीला ने निजामुल मुल्क आसफ जाह वन को वजीर नियुक्त किया, लेकिन जब निजाम ने बादशाह के दरबार की हालत और उनको लगातार विलासिता में डूबे हुए देखा तो उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया। आसफ जाह ने फिर दक्कन का रुख किया और हैदराबाद रियासत की नींव उन्होंने रखी। इसी तरह सादत अली खान ने अवध में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह के काल में, जो कि औरंगजेब के बाद के काल में सबसे लंबे टाइम तक शासन चलाने वाले व्यक्ति थे, उनके ही काल में देश में उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ। इस दौरान मुगल बादशाह नाम मात्र के शासक थे। इनका एक्चुअल कंट्रोल लाल किले के आसपास के एरिया तक सिमट गया था। यह सब चल ही रहा था कि मोहम्मद शाह के काल में 2 ऐसे हमले हुए जिन्होंने मुगल सत्ता की फाइनेंशियल और मिलिट्री हालत दोनों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। पहला हमला था 1739 में नादिर शाह का हमला। नादिर शाह ने करनाल की जंग में मुगल सेना को आसानी से हरा दिया। इस हार के बाद नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, बेशुमार हाथी, घोड़े और कीमती सामान लेकर गया। इस दौरान करीब 30,000 लोग मारे भी गए और मुगल खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। नादिर शाह दिल्ली से 100 करोड़ रुपए लूट कर ले गया। इस लूट का मतलब था कि अब मुगल अपनी सेना नहीं खड़ी कर सकते थे और अब ना ही वफादार सरदारों को सैलरी या जागीर दी जा सकती थी। अभी मुगल इस लूट से उभरे भी नहीं थे कि दिल्ली पर नादिर शाह के एक जनरल अहमद शाह अब्दाली ने भी दिल्ली पर हमले कर दिए और दिल्ली को खूब लूटा। इस तरह मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि हमेशा अय्याशी में डूबे रहते थे, उन्होंने लंबे टाइम तक रूल तो किया, लेकिन उन्होंने ही मुगलिया शान को डूबते हुए भी देखा। मोहम्मद शाह रंगीला 1748 तक बादशाह बने रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद 2 और बादशाह आए जिनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। ये बादशाह थे अहमद शाह, जो 1748 से 54 तक बादशाह रहे, और फिर आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1759 तक बादशाह रहे। इस दौरान अफगान हमले लगातार जारी थे और मुगल इन हमलों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। हालांकि इसी दौर में मराठा साम्राज्य का उदय भी हो रहा था, जो मुगलों के गैप को भर रहा था। इसमें भी पेशवाई का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। इन्हीं मराठों से लड़ने के लिए अब्दाली ने रोहिल्ला अफगानों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक गठबंधन किया। इस टाइम पर मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, जो 1803 तक बादशाह रहे थे। फिर शाह आलम द्वितीय के काल में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध मुगल साम्राज्य की कब्र पर लड़ा गया। हालांकि मुगल इसमें सीधे तौर पर ताकत नहीं थे, लेकिन इस युद्ध ने भारत की राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया। लड़ाई में मराठों की भयानक हार हुई, मराठा सेना लगभग खत्म हो गई और इस युद्ध ने मराठों की नॉर्थ इंडिया में जो एक्सपेंशन का जो सपना था, उसको करीब 10 साल तक के लिए रोक दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि इसने भारत में एक ऐसा गैप क्रिएट किया जिसमें कोई भी बड़ी ताकत हिंदुस्तान में नहीं बची थी। ना तो मुगल बड़ी ताकत थे, ना मराठा बड़ी ताकत रह गए थे। यही वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला भारत की पॉलिटिक्स में अपने पांव जमाने का। साल 1764 में इन्होंने अपनी काबिलियत को अच्छे से साबित भी कर दिया, जब बक्सर की लड़ाई में इन्होंने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को एक साथ हरा दिया। इस तरह मुगल ताकत अब इस लाल किले और पालम तक लिमिटेड रह गई थी।
अगर अब आप देखेंगे तो जो ये मुगल डायनेस्टी का पतन है, इसमें बादशाहों की नाकामी और उनकी काबिलियत में कमी ये तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसी टाइम पर मुगल बादशाहत और भी वजहों से खत्म हो रही थी। इसको इतिहास में जाना जाता है जागीरदारी क्राइसिस के नाम से। 18वीं सदी में यह क्राइसिस और तेज हो गया। दरअसल मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मनसबदारों यानी कि जो उनके सरदार या मंत्री होते थे, उनको सर्विस के बदले में कैश या सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि ज़मीनें दी जाती थी, जिसे जागीर कहा जाता था। ये सिस्टम ऐसा काम करता था कि जागीर से मनसबदार अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो रेवेन्यू ही उनकी सैलरी होती थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उपजाऊ और अच्छा रेवेन्यू देने वाली जागीरें कम होती चली गई। इसके साथ ही औरंगजेब के काल में ही लगातार जंगों के चलते मनसबदारों का नंबर भी बढ़ता चला गया। इससे हुआ ये कि जागीरों का ओवर असाइनमेंट होने लगा और इसकी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इस प्रॉब्लम को बेजागीरी कहा जाने लगा, यानी कि काबिल लोगों के पास अब उनका खर्चा निकालने वाली जागीरें ही नहीं थी। इससे हुआ ये कि मुगल दरबार में अधिकारियों के बीच में गुटबाजी और रेवेन्यू के लिए भयानक लेवल पर करप्शन शुरू हुआ। इस करप्शन से जागीरदार और लोकल रेवेन्यू कलेक्टर इस हद तक ताकतवर हो गए कि किसानों का शोषण बढ़ने लगा। इसी वजह से किसानों के विद्रोह बड़े पैमाने पर मुगल काल के आखिर में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। आप इसे ऐसा अंदाज़ा लगाओ कि शोषण इस हद तक बढ़ गया था कि 18वीं शताब्दी में कई जागीरदार अपने रेवेन्यू का 20 से 30% मुगलों को भेजने की बजाय खुद रोक लेते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1750 के दशक तक मुगल्स का रेवेन्यू कलेक्शन घटकर 60% रह गया था। इस नाकामी से सेना अपंग हो गई, ना तो टाइम पर सैलरी मिल रही थी, ना ही आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट मिल पा रहा था। यही वजह है कि नादिर शाह और अहमद शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो इन हमलों को दिल्ली झेल नहीं पाई। लेकिन सवाल है कि क्या बस आर्थिक मोर्चे पर ही बादशाहत फेल हुई? औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह का मोरल और सोशल ढांचा बिखरने लगा। जहांदार शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम तक दरबार में शासन से ज्यादा नाच गाने और ऐशो आराम का माहौल बन गया था। लाल कुंवर जैसी डांसर्स का इतना असर था कि उन्होंने खुलेआम दरबार के नियम तोड़े। इससे बादशाह की जो इज्जत थी और उनके पास जो अधिकार होते थे वो दोनों घटने लगे। जो बादशाह पहले जस्टिस और डिसिप्लिन का सिंबल माने जाते थे, वही अब शराब और मौज मस्ती में डूबे हुए दिखते थे। इससे लोगों का भरोसा उठ गया बादशाह से और कई लोकल शासकों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। फिर जब दिल्ली का दरबार कमज़ोर हुआ तो कला और साहित्य भी धीरे धीरे दूसरे इलाकों में चला गया। खास करके अगर आप देखें तो अवध यानी कि हमारा जो लखनऊ है, वहाँ एक नया कल्चरल सेंटर बनकर उभरा, जहाँ के नवाबों ने संगीत, वास्तुकला और जरदोजी जैसी कारीगरी को नया जीवन दिया। लेकिन इस राजनीतिक अनस्टेबिलिटी का सबसे बुरा असर पड़ता है आम लोगों पर। जब सेंटर की ताकत खत्म हुई तो जगह जगह लूटपाट और डकैती बढ़ने लगी। कई जमींदारों ने इन डाकुओं को अपने फायदे के लिए प्रोटेक्शन तक दिया। इस तरह दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन एक लंबी और बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन इसका आखिरी चैप्टर लिखा गया 1857 के विद्रोह के साथ। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मुगल बादशाह पूरी तरह से कठपुतली शासक बन गए। शाह आलम द्वितीय का शासन 1761 से 1806 तक चला। ये काल मुगल कमजोरी का प्रतीक था। वजीर इमादुल मुल्क से तनाव की वजह से शाह आलम 1761 से 1764 तक दिल्ली से भागकर अवध में रहे, यानी कि इस दौरान दिल्ली का सिंहासन खाली था और इसी दौरान मराठों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। जब उन्होंने दोबारा कब्जा किया तो शाह आलम द्वितीय को वापस आने के लिए इनवाइट किया, लेकिन अब शाह आलम द्वितीय मराठों की कठपुतली थे। इसके बाद 1803 में जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा किया तो शाह आलम द्वितीय और उनके वंशज ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बन गए। सोच कर देखिए, जिस मुगल सत्ता के पास कभी भारत की सबसे बड़ी सेना होती थी, वो अब किसी और की सेना की रहमो करम पर पल रहे थे। यही वजह है कि 1837 में आखिरी मुगल बादशाह जब बने बहादुर शाह जफर, तो बस नाम मात्र के बादशाह थे। हालांकि इस टाइम तक भी मुगलों की जो सिंबॉलिक ताकत थी वो अच्छी खासी थी। मुगल वंश अभी भी भारत की जनता और सैनिकों के लिए मायने रखता था। यही वजह है कि 11 मई 1857 को जब विद्रोही सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने 82 साल के जफर को विद्रोह का सिंबल बनने पर या नेता बनने पर मजबूर किया। हालांकि बहादुर शाह जफर के विद्रोह का नेता बनने से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका यह मिला कि उन्होंने विद्रोह को कुचलने के साथ साथ मुगल वंश की सत्ता को भी खत्म कर दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इसके बाद मुगलों के साथ वो बर्ताव हुआ जो किसी से देखा भी नहीं जाता। मेजर हॉटसन ने 21 सितंबर 1857 को बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया
उनके बेटों को गोली मार दी गई। जफर पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उनकी आखिरी ट्रेजेडी ये थी कि उन्हें कलम और कागज से वंचित कर दिया गया, जबकि वो बहुत बड़े शायर थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए अपनी कोठरियों की दीवार पर कोयले से गजल लिखी। इस तरह अक्टूबर 1858 में 332 साल के मुगल शासन का आखिरकार अंत हो गया। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नियां और 2 बेटों के साथ एक बैलगाड़ी में दिल्ली से दूर बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगलिया सल्तनत के अंत की, खास तौर पर औरंगजेब के बाद 1857 तक का टाइम पीरियड, करीब 150 साल का। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।